नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 8 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 9वां क्लास है। पिछले 8 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पे 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पे केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती, तो कुल चली गई दूरी और ट्रेन की चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, ट्रेन द्वारा कुल चली गई दूरी निकालना है और ट्रेन का स्पीड निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाती है। हमने मान लिया कि ट्रेन जो है ए बिंदु से चलना स्टार्ट की और बी बिंदु पे यानी ए से बी के बीच की दूरी क्या है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन का जो चाल है प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जा रहा है। यानी पहले जो है ट्रेन का स्पीड हम मान सकते हैं कि अगर 4s होगा तो बाद में एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड कितना हो गया, 3s हो गया। यानी ए से बी के बीच की दूरी जो है ट्रेन 4s स्पीड के साथ तय की होगी और जब एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 3s। अब जो है शेष दूरी ट्रेन जो है 3s के स्पीड से तय कर रही है, जिसके कारण अपने गंतव्य पे 35 मिनट की देरी से पहुंच रही है। 35 मिनट की देरी से पहुंच रही है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट उक्त स्थान से यानी इस बी बिंदु से 24 किलोमीटर आगे चल के हुआ होता तो ट्रेन अपने गंतव्य पे 25 मिनट की देरी से पहुंचती। 25 मिनट की देरी से पहुंचती। अब देखिए यहां से हमने मान लिया कि बी बिंदु, ये बी बिंदु का दूरी क्या है 50 किलोमीटर। अब हमें दिया हो कि उक्त स्थान से यानी बी से 24 किलोमीटर आगे, यानी हमने मान लिया इस बिंदु को सी, यानी इस सी बिंदु पे अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुई होती, बी से सी के बीच की दूरी क्या है 24 किलोमीटर। अगर यहां ट्रेन एक्सीडेंट हुई होती तो ट्रेन जो है अपने गंतव्य पे 25 मिनट की देरी से पहुंचती। तो देखिए अगर ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद अपना स्पीड कितना कर ले रही है, पहले स्पीड का 3/4 गुना कर ले रही है। यानी एक्सीडेंट से पहले अगर स्पीड 4s हुआ होगा तो एक्सीडेंट के बाद कितना हो गया, एक्सीडेंट के बाद 3s हो गया। अब देखिए B से C के बीच की दूरी क्या है 24 किलोमीटर, यानी हम यहां भी कहीं एक C बिंदु मान लेंगे, C बिंदु, और B से C के बीच की दूरी क्या है 24 किलोमीटर है। अब देखिए यहां जो है B से C के बीच की दूरी है, एक बार अगर 3s के स्पीड से जाया जा रहा है और एक बार 4s के स्पीड से जाया जा रहा है, जिसके कारण पहले अगर 3s की स्पीड से जाया जाता था ये 24 किलोमीटर तो 35 मिनट का देरी हो रहा था, और जब जो है ये 24 किलोमीटर अगर 4s के स्पीड से जाया जा रहा है तो 25 मिनट का देरी हो रहा है। यानी टाइम में कितना का कमी हो गया, 10 मिनट का कमी हो गया, 10 मिनट का कमी हो गया। अब देखिए सेम दूरी चलने में अगर हमारा स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो हम यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। सेम दूरी चलने में अगर हमारा स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो यहां हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर दूरी बराबर है तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए यहां से स्पीड का रेशियो कितना है 3:4 है, तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो जो हो जाएगा 4:, टाइम का रेशियो हमने मान लिया यहाँ टाइम यहाँ कितना लग जाएगा, यहाँ हमने मान लिया कि 4t टाइम लग जाएगा, और यहाँ हमारा टाइम कितना लग जाएगा, यहाँ जो हमारा टाइम लग जाएगा 3t। यानी अगर दूरी बराबर है और हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर दूरी बराबर हो तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा टाइम का रेशियो होगा। यानी पहले इस 24 किलोमीटर जाने में 4t टाइम लगता था, तो अब इस 24 किलोमीटर जाने में 3t टाइम लग रहा है, जिसके कारण 10 मिनट का बचत हो रहा है। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आया, यहां से हमारा ये निकल के आया
कि 1t किसके बराबर हो जाएगा, 1t जो है 1t किसके बराबर हो गया, 10 मिनट के बराबर। 1t जो है 10 मिनट के बराबर हो गया, तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि 3t किसके बराबर हो जाएगा, 3t हमारा हो जाएगा 30 मिनट के बराबर, 30 मिनट के बराबर। यानी 30 मिनट में 3t किसके बराबर हो गया, 30 मिनट के बराबर। यानी 30 मिनट में 24 किलोमीटर का दूरी जो है ट्रेन तय कर रही है जब अपनी प्रारंभिक चाल से चल रही है। तो 30 मिनट में जो है ट्रेन 30 मिनट में 24 किलोमीटर का दूरी तय कर रही है। तो हमें स्पीड चाहिए था, ट्रेन का स्पीड, यानी 60 मिनट में ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, 60 मिनट में ट्रेन जो है 48 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। यानी हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, हमारा स्पीड निकल के आ गया 60 किलोमीटर पर 48 किलोमीटर पर घंटा। हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 48 किलोमीटर पर घंटा। हमारा स्पीड यहां से क्या निकल के आ गया, 48 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ट्रेन का स्पीड तो निकल के आ गया, हमें क्या निकालना था, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी निकालना था। अब देखिए ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी निकालना है। देखिए अगर 24 किलोमीटर दूरी चल के, पहले जो है 50 किलोमीटर दूरी चलने के बाद एक्सीडेंट हो रहा था, और उसके आगे अगर 24 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन जो है अगर एक्सीडेंट हो रही है तो 10 मिनट का बचत हो रहा है, 10 मिनट का बचत हो रहा है। यानी हमारा जो है 35 मिनट का लेट हो रहा है। अगर 10 मिनट हमें बचाना है, 10 मिनट बचाना है, तो हमें कितना आगे जाना पड़ रहा है, 24 किलोमीटर आगे जाना पड़ रहा है। अगर 24 मिनट आगे चल के ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है तो 10 मिनट का बचत हो रहा है। तो अगर हमें पूरे 35 मिनट बचाना है तो कितना आगे चल के ट्रेन एक्सीडेंट होगी, यानी अगर हमें पूरे 35 मिनट बचाना है, यानी 5 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 5 मिनट जो हो जाएगा, हम यहाँ 2 से भाग दिए तो यहाँ 2 से भाग देंगे, यानी 12 किलोमीटर। तो हमारा 35 मिनट, यानी 35 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, हम यहाँ 7 से गुना किए तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, यानी 84 किलोमीटर। यानी बी से अंतिम बिंदु का जो दूरी हो गया हमारा क्या निकल के आ गया, 84 किलोमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कुल दूरी, यानी कुल दूरी हमारा क्या हो जाएगा, कुल दूरी इक्वल टू हो जाएगा 84 प्लस का 50। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 80 5 कितना हो गया, 130, 134 किलोमीटर। यानी कुल दूरी हमारा क्या निकल के आ गया, 134 किलोमीटर, और ट्रेन का स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण इसकी चाल प्रारंभिक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पे 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चल के हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पे केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो कुल चली गई दूरी और ट्रेन की चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, कुल चली गई दूरी निकालना है और ट्रेन की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है एक बिंदु से स्टार्ट हो रही है, हमने मान लिया कि ए से, जो बिंदु से स्टार्ट हो रही है उस बिंदु को हमने मान लिया ए से चलने के बाद ट्रेन जो है 50 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक्सीडेंट हो जा रही है। जिस बिंदु पर ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है उसे हमने मान लिया बी। उसके बाद अपने गंतव्य पे ट्रेन जब पहुंच रही है तो 35 मिनट का देरी हो जा रहा है। 50 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक्सीडेंट हो जा रही है, उसके बाद अपने गंतव्य पे ट्रेन चल रही है तो 35 मिनट का देरी हो जा रहा है। 35 मिनट का देरी क्यों हो रहा है कि ट्रेन जो है एक्सीडेंट से पहले जिस स्पीड से जा रही होगी उस स्पीड का एक्सीडेंट के बाद 3/4 गुना स्पीड हो जा रहा है। यानी हम ये मान सकते हैं कि एक्सीडेंट से पहले ट्रेन का स्पीड अगर 4s होगा तो एक्सीडेंट के बाद ट्रेन का स्पीड इस 4s का 3/4 गुना कितना हो जाएगा, 3s हो जाएगा। यानी एक्सीडेंट से पहले 4s स्पीड से अगर ट्रेन जा रही है तो एक्सीडेंट के बाद ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 3s हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि ट्रेन जो है उक्त स्थान से, यानी इस बी बिंदु पे एक्सीडेंट हो रही है, इस उक्त स्थान से अगर 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुई होती, यानी इससे 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुई होती तो गंतव्य स्थान पे 25 मिनट की देरी से पहुंचती। पहले जो है 35 मिनट की देरी से पहुंच रही है, अगर एक्सीडेंट और 24 किलोमीटर आगे हुआ होता
तो गंतव्य स्थान पे 25 मिनट की देरी से पहुंचती। अब देखिए यहां से यहां तक का दूरी, ए से बी की दूरी क्या है 50 किलोमीटर और 4s की स्पीड से जा रही है। अब इससे आगे अगर एक्सीडेंट हुआ होता, 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता, यानी हमने मान लिया कि किसी बिंदु सी पे अगर एक्सीडेंट हुआ होता, जो बी से सी की दूरी कितना है 24 किलोमीटर है, यानी एक्सीडेंट से पहले स्पीड कितना रहेगा 4s रहेगा, एक्सीडेंट से बाद कितना हो जाएगा 3s हो जाएगा, यानी पहले स्पीड का 3/4 गुना हो जाएगा। यानी इस सी बिंदु से अपने गंतव्य पे अब जो है किस स्पीड से जाएगी 3s की स्पीड से जाएगी। अब देखिए यहां भी हम कहीं सी बिंदु मान सकते हैं, यहां भी हम सी बिंदु मान सकते हैं। जो बी से सी की दूरी क्या है, बी से सी की दूरी जो है 24 किलोमीटर है, बी से सी की दूरी क्या है 24 किलोमीटर है। अब देखिए यहां से बी से सी की दूरी 24 किलोमीटर है, जब इस बी से सी की दूरी 3s की स्पीड से जा रही है तो 35 मिनट का देरी हो रहा है, और जब यहां जो है बी से सी की दूरी अगर 4s की स्पीड से जा रही है तो 25 मिनट का देरी हो रहा है, यानी समय कितना बच रहा है 10 मिनट का समय बच रहा है। अब देखिए ये दूरी हमारा बराबर है, बी से सी के बीच का दूरी बराबर है, यानी 24 किलोमीटर यहां भी है 24 किलोमीटर यहां भी है, और पहले जो है 3s की स्पीड से जा रही थी, अब जो है 4s की स्पीड से जाने लगी, जिसके कारण 10 मिनट का बचत हो रहा है। अगर हमें स्पीड दिया हो और दूरी बराबर हो तो हम वहां से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर दूरी बराबर है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा समय का रेशियो होगा। यानी यहाँ जो है, यहाँ समय कितना लग रहा होगा, यहाँ समय अगर 4t लग रहा होगा तो यहाँ समय कितना लग रहा है 3t लग रहा है। यहाँ अगर समय जो है 4t लग रहा है तो यहाँ समय कितना लगेगा 3t। यानी समय में कितना का बचत हुआ, समय में 1 का बचत हुआ, 1t का बचत हुआ। लेकिन यहाँ मिनट में समय का कितना बचत हो रहा है 10 मिनट का बचत हो रहा है। यानी 1t किसके बराबर है 10 मिनट के बराबर है, तो हमारा ये निकल के आएगा 3t किसके बराबर हो जाएगा 30 मिनट के बराबर। यानी 30 मिनट में ट्रेन जो है एक्सीडेंट से पहले 30 मिनट में 24 किलोमीटर का दूरी तय कर रही है, तो 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगी 48 किलोमीटर का। यानी हमारा ट्रेन का स्पीड निकल के आ गया, ट्रेन का स्पीड क्या होगा 48 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए स्पीड निकल के आ गया, अब हमें क्या निकालना था कि ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी। अब देखिए ट्रेन जो है 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो रही है, अगर 24 किलोमीटर और आगे एक्सीडेंट होती तो कितना मिनट का बचत हो जा रहा है 10 मिनट का बचत हो जा रहा है। तो अगर हमें पूरे इस 35 मिनट को बचाना है तो कितने दूरी आगे अगर ट्रेन एक्सीडेंट होगी तो ये पूरे 35 मिनट का बचत हो जाएगा। यानी 10 मिनट अगर बच रहा है, 24 किलोमीटर आगे ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है तो 5 मिनट बचाना होगा, तो कितना आगे एक्सीडेंट होना चाहिए 12 किलोमीटर आगे। अगर पूरा 35 मिनट अगर हमें बचाना है तो ट्रेन अगर कितना आगे जाके एक्सीडेंट होती, यानी 84 किलोमीटर आगे। यानी इस 50 से अगर 84 किलोमीटर आगे जाके ट्रेन एक्सीडेंट होती, यानी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच के एक्सीडेंट होती, तो हमारा बिल्कुल देरी नहीं होता, यानी पूरा 35 का 35 मिनट हमारा कवर हो जाएगा। यानी कुल दूरी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 84 प्लस का 50 यानी 134 किलोमीटर। कुल दूरी हमारा कितना हो गया 134 किलोमीटर, और ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 48 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पे 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चल के हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पे केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। तो ट्रेन की चाल और कुल दूरी क्या है, हमें क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालना है और कुल दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्रेन जो है 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यानी अपने स्टार्टिंग बिंदु से 200 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसका स्पीड जो है पहले स्पीड का 4/5 गुना हो गया। यानी हम ये मान सकते हैं कि उसका पहला स्पीड जो है अगर 5s होगा तो अब इसका स्पीड कितना हो गया 4s हो गया। पहले स्पीड का जो है 4/5 गुना हो गया, जिसके कारण अपने गंतव्य पे 45 मिनट की देरी से पहुंच रही है, 45 मिनट की देरी से पहुंच रही है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर एक्सीडेंट जो है, दुर्घटना जो है उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चल के हुई होती, यानी यहां से नहीं, यहां से कहीं 40 किलोमीटर आगे, यहां से यहां तक का दूरी कितना है 200 किलोमीटर, यानी यहां एक्सीडेंट ना होके यहां से कहीं 40 किलोमीटर आगे चल के, 40 किलोमीटर आगे चल के अगर एक्सीडेंट हुई होती तो ट्रेन अपने गंतव्य पे केवल 30 मिनट की देरी से पहुंचती, 30 मिनट की देरी से पहुंचती।
यानी समय कितना बच जाता, 15 मिनट का समय में बचत हो जाता। समय में कितना बचत हो जाता, 15 मिनट का बचत हो जाता। देखिए, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि एक्सीडेंट के बाद जो उसका स्पीड है पहले स्पीड का 4/5 गुना हो गया, यानी यहां तक जो स्पीड होगा 5s होगा, यहां भी उसका स्पीड कितना होगा 5s, और यहां के बाद जो है एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड कितना हो गया 4s। अब देखिए यहां तक हमारा 200 किलोमीटर है, यानी इससे आगे एक बिंदु जो है जहां का दूरी क्या है 40 किलोमीटर, दूरी क्या है 40 किलोमीटर। यानी अगर ये 40 किलोमीटर पहले अगर 4s के साथ जा रहा था, अब जो है ये 40 किलोमीटर अगर 5s के साथ जाने लग रहा है तो 15 मिनट का बचत हो रहा है। यानी सेम दूरी अगर, और हमें जो है स्पीड का रेशियो दिया हो, सेम दूरी को तय करने में अगर हमें स्पीड का रेशियो दिया हो तो हम यहां से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी समय का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। यानी यहां जो समय लग रहा होगा, यहां समय कितना लग रहा होगा, हमने मान लिया कि यहां जो हमारा समय लग रहा होगा 4t लग रहा होगा, और यहां समय कितना लग रहा होगा, यहां जो समय लग रहा होगा ये 5t लग रहा होगा, क्योंकि दूरी तो बराबर है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है 40 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का दूरी क्या है 40 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का दूरी जो है 4s स्पीड के साथ जा रही है ट्रेन, और यहां से यहां तक का दूरी अगर 5s स्पीड के साथ जा रही है तो कितना समय बचा ले रही है, 15 मिनट का समय बचा ले रही है। तो देखिए अगर दूरी बराबर है और हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। समय का रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो का अपोजिट। यानी यहां समय क्या हो जाएगा, यहां समय हो जाएगा 5t, और यहां समय कितना हो जाएगा 4t। अब देखिए समय में कितना का बचत हुआ, अगर 40 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुई है तो समय में कितना का बचत हुआ, पहले जो है 5t यहां से यहां तक का दूरी जाने में लग रहा था, अब कितना लग रहा है 4t। यानी 1t का हमारा वैल्यू क्या हो गया, 1t का वैल्यू जो हो गया 15 मिनट, 1t का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 15 मिनट। तो देखिए 4t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4t का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 मिनट। 4t का वैल्यू कितना हो गया 60 मिनट। यानी 60 मिनट में ट्रेन जो है कितना दूरी तय कर रही है 40 किलोमीटर। 60 मिनट में ट्रेन जो है 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। यानी यहां से ट्रेन का स्पीड कितना निकल के आ गया, ट्रेन का जो है स्पीड क्या हो गया ट्रेन का 40 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ट्रेन का स्पीड हमें पता चल गया कि 40 किलोमीटर पर घंटा है। हमें क्या निकालना था, ट्रेन के द्वारा चली गई कुल दूरी। अब देखिए कुल दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर 40 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन अगर एक्सीडेंट हो रही है, पहले तो 200 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो रही थी, लेकिन उससे आगे अगर 40 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो रही है तो ट्रेन जो है कितना समय बचा ले रही है, 15 मिनट का समय बचा ले रही है। यानी 15 मिनट का समय बचा रही है कितना आगे जाकर, 40 किलोमीटर आगे जाके। तो अगर पूरे के पूरे अगर 45 मिनट को कवर करना होगा तो कितना आगे जाके ट्रेन अगर एक्सीडेंट होगी तो पूरा 45 मिनट कवर हो जाएगा। यानी हम इधर 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 45 मिनट, 45 मिनट। यानी हमें इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इस साइड अगर हम 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। यानी ट्रेन जो है इस 200 किलोमीटर चलने के बाद अगर इससे 120 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट होती तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच के एक्सीडेंट होती। यानी हमारा कुल दूरी क्या हो जाएगा, यहां से हमारा कुल दूरी जो हो जाएगा, कुल दूरी क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर प्लस का 120 किलोमीटर। ये हमारा आंसर कितना हो गया 320 किलोमीटर। हमारा आंसर कितना हो गया 320 किलोमीटर। यानी ट्रेन का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर घंटा और कुल दूरी कितना है 320 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चल के हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पे केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। तो ट्रेन की चाल और कुल दूरी क्या है, हमें क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालना है और कुल दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है 200 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जा रही है, ट्रेन जो है 200 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जा रही है,
जिसके कारण उसका स्पीड जो है पहले स्पीड का 4/5 गुना हो गया। यानी हम ये मान सकते हैं कि एक्सीडेंट से पहले जो उसका स्पीड होगा वो कितना है 5s है, और एक्सीडेंट के बाद इस 5s का कितना हो गया 4/5 गुना, यानी 4s हो गया। अब देखिए एक्सीडेंट के बाद उसका स्पीड कितना हो गया 4s हो गया, जिसके कारण अपने गंतव्य पे 45 मिनट की देरी से पहुंच रही है। अब हमें इस क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर ट्रेन जो है इस 200 किलोमीटर से आगे यानी उक्त स्थान से आगे 40 किलोमीटर अगर एक्सीडेंट होती तो ट्रेन अपने गंतव्य पे 30 मिनट की देरी से पहुंचती। यानी यहां से यहां तक का दूरी 200 किलोमीटर, अगर इससे आगे 40 किलोमीटर चलने के बाद अगर एक्सीडेंट होती तो ट्रेन अपने गंतव्य पे 30 मिनट की देरी से पहुंचती। अब देखिए यहां से यहां तक का दूरी क्या है 40 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का दूरी क्या है 200 किलोमीटर। यानी यहां से कहीं आगे जो है 40 किलोमीटर का दूरी, यानी ये बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी क्या है 40 किलोमीटर। यानी पहले जो 40 किलोमीटर का दूरी अगर 4s की स्पीड से जा रही थी, और अब जो है ये 40 किलोमीटर की दूरी 5s की स्पीड से जाने लगी, तो कितना समय बचा ली 15 मिनट का समय बचा ली। यानी दूरी क्या है बराबर है। अगर दूरी बराबर है और हमें स्पीड का रेशियो पता है तो हम यहां से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी समय का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर दूरी बराबर है तो स्पीड का रेशियो का अपोजिट, यानी यहां जो है पहले एक्सीडेंट के बाद 40 किलोमीटर जाने में उसे अगर 5t का समय लग रहा होगा, तो एक्सीडेंट से पहले 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा होगा 4t का समय लग रहा होगा। यानी समय में कितना बचत हो गया, अगर एक्सीडेंट से पहले अगर 40 किलोमीटर जा रही है तो 4t का समय लग रहा है, और एक्सीडेंट के बाद अगर 40 किलोमीटर जा रही है तो कितना समय लग रहा है 5t। यानी समय कितना ज़्यादा लग रहा है 1t ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ कितना ज़्यादा लग रहा है 30 से कितना ज़्यादा लग रहा है 45, यानी 15 मिनट ज़्यादा लग रहा है। यानी 1t का वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारा 15 मिनट, 1t का वैल्यू निकल के आ गया 15 मिनट। तो हम 4t का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सीडेंट से पहले 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है 4t, यानी 4t का हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया 60 मिनट। यानी एक्सीडेंट से पहले 60 मिनट जो समय लग रहा है कितना 40 किलोमीटर जाने में, यानी 60 मिनट में 40 किलोमीटर का दूरी एक्सीडेंट से पहले ट्रेन अगर तय कर रही है तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें स्पीड पता चल गया, हमें क्या निकालना था ट्रेन के द्वारा चली गई कुल दूरी निकालना था। अब देखिए ट्रेन जो है अगर 40 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रही है तो 15 मिनट समय बचा ले रही है। अगर ट्रेन जो है 40 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रही है तो 15 मिनट समय बचा ले रही है। अगर पूरे के पूरे 45 मिनट अगर बचाना होगा तो ट्रेन अगर कितने आगे जाके एक्सीडेंट होगी तो पूरे के पूरे 45 मिनट बच जाएगा। यानी 15 मिनट बचाना है तो 40 मिनट आगे जाके एक्सीडेंट हो रहा है तो 15 मिनट बच जा रहा है। तो अगर पूरा 45 मिनट बचाना होगा, यानी हम इस साइड 3 से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी पूरे के पूरे 45 मिनट अगर बचाना होगा तो 120 मिनट आगे जाके 120 किलोमीटर आगे जाके अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है, यानी अपने गंतव्य पे पहुंच के एक्सीडेंट होगी, तो यहाँ से हमारा कुल दूरी क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो यहाँ क्या यहाँ दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 120 किलोमीटर। यानी टोटल दूरी हमारा कितना हो गया 120 प्लस का 200, हमारा आंसर कितना हो गया 320। ट्रेन का स्पीड कितना निकल के आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा, और कुल दूरी कितना है 320 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण चाल प्रारंभिक चाल की 19/25 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पे 4 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 111 किलोमीटर आगे चल के हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पे केवल 3 घंटा देरी से पहुंचती। तो कुल चली गई दूरी क्या है, हमें क्या निकालना है कुल दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है 333 किलोमीटर चलने के बाद 333 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जा रही है, जिसके कारण उसका प्रारंभिक चाल जो उसका चाल है प्रारंभिक चाल का 19/25 गुना हो जा रहा है, जिससे वह अपने गंतव्य पे 4 घंटा की देरी से पहुंच रही है। और हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि अगर एक्सीडेंट जो है उक्त स्थान से यानी 333 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक्सीडेंट हो रहा था, यानी इस उक्त स्थान से 111 किलोमीटर आगे चल के अगर एक्सीडेंट हुआ होता, 111 किलोमीटर आगे चल के अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो ट्रेन अपने गंतव्य पे 3 घंटा की देरी से पहुंचती। यानी अगर 111 किलोमीटर अगर ट्रेन आगे चली जा रही है तो 1 घंटा का मेकअप हो जा रहा है, यानी 1 घंटा कम देरी से पहुंच रही है। पहले 4 घंटा की देरी से पहुंच रही थी, अब
3 घंटा की देरी से पहुंच रही है, यानी समय कितना बचा ली, 1 घंटा का समय बचा ली। अगर पूरे के पूरे ये जो 4 घंटा की देरी से ट्रेन पहुंच रही है, यह पूरा का पूरा अगर 4 घंटा देरी जो है समय वो बचाना होगा तो कितना आगे जाके एक्सीडेंट होना चाहिए, यानी 1 घंटा समय अगर बच रहा है जब ट्रेन जो है 111 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हो रही है, तो अगर 4 घंटा समय बचाना होगा तो अगर हम इस साइड 4 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 4 से गुना करेंगे, यानी 444 किलोमीटर आगे जाके अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती तो जो है पूरे के पूरे 4 घंटा समय बच जाता, यानी 444 किलोमीटर आगे जब जाके एक्सीडेंट होगी, यानी गंतव्य पे पहुंच कर ट्रेन एक्सीडेंट होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो हो गया 444 किलोमीटर। तो हमारा कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी क्या हो जाएगा, 333 प्लस का 444, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 777 किलोमीटर। कुल दूरी हमारा क्या निकल के आ गया, 777 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण चाल प्रारंभिक चाल की 19/25 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पे 4 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 111 किलोमीटर आगे चल के हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पे केवल 3 घंटा देरी से पहुंचती। तो कुल चली गई दूरी क्या है, हमें क्या निकालना है, कुल चली गई दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन का जो एक्सीडेंट है 333 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक्सीडेंट हो रहा है, जिसके कारण उसका चाल जो है प्रारंभिक चाल का 19/25 गुना हो जा रहा है, जिससे वह अपने गंतव्य पे 4 घंटा की देरी से पहुंच रही है। और हमें क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि अगर उक्त स्थान से, यानी जिस स्थान पे एक्सीडेंट हो रहा था उस उक्त स्थान से अगर 111 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो ट्रेन अपने गंतव्य पे 3 घंटा की देरी से पहुंचती, यानी 1 घंटा कम लगा यहाँ पे। पहले 4 घंटा की देरी से पहुंच रही थी, अब 3 घंटा की देरी से पहुंच रही है। क्यों, अगर एक्सीडेंट 111 किलोमीटर आगे हुआ होता तो 1 घंटा का मैनेज हो गया। अगर पूरे के पूरे हमें जो 4 घंटा देरी से पहुंच रही है, अगर पूरे के पूरे 4 घंटा बचाना है तो एक्सीडेंट कितना आगे होना चाहिए। अगर 1 घंटा 111 किलोमीटर आगे चल के अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है तो 1 घंटा का बचत हो रहा है, यानी पूरे के पूरे अगर 4 घंटा बचाना है तो 444 किलोमीटर आगे जाके, यानी अपने गंतव्य पे पहुंच के अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा का बचत हो जाएगा। और कितना आगे जाके 444 किलोमीटर हमें निकालना था कुल दूरी, यानी यहां से यहां तक का दूरी हमारा क्या निकल के आ गया 444, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है 333, यानी 333 प्लस का 444 हमारा कितना निकल के आ गया 777 किलोमीटर। कुल दूरी कितना होगा 777 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल सवार को ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, फिर वह अपनी प्रारंभिक चाल की 3/4 चाल से चलता है, जिससे बी पर 1 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और चलने के बाद खराब हुई होती तो वह पहले से 12 मिनट पहले पहुंच जाता। तो शुरुआत से वह दूरी ज्ञात करें जहां मोटरसाइकिल खराब हुई थी और चाल भी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है जहां पे मोटरसाइकिल खराब हुई है, शुरुआत से उस दूरी को निकालना है और मोटरसाइकिल का चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी। ए और बी के बीच की जो दूरी हमें दिया हुआ 230 किलोमीटर। एक निश्चित दूरी चलने के बाद हमने मान लिया इस दूरी को, हमने मान लिया सी। निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जा रही है। मोटरसाइकिल खराब होने के बाद जो उसका स्पीड है प्रारंभिक स्पीड का 3/4 हो जा रहा है, यानी उसका पहले जो है मोटरसाइकिल खराब होने से पहले अगर उसका स्पीड अगर 4s होगा तो खराब होने के बाद स्पीड कितना हो गया 3s हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि अगर मोटरसाइकिल जो है उक्त स्थान से, यानी जिस स्थान पे खराब हो रही थी सी बिंदु पे खराब हो रही है, यानी उक्त स्थान से अगर 30 किलोमीटर आगे खराब होती, यानी ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी बिंदु पे पहले खराब हो रही थी। अब जो है इससे 30 किलोमीटर आगे अगर कहीं खराब होती, हमने मान लिया उस बिंदु को डी, दूरी कितना हो गया 30 किलोमीटर। अगर सी से 30 किलोमीटर आगे खराब होती तो मोटरसाइकिल पहले से 12 मिनट जो है पहले की अपेक्षा 12 मिनट पहले पहुंच जा रही है, यानी पहले जो है 1 घंटा लेट से पहुंच रही थी,
जब अगर सी बिंदु पर मोटरसाइकिल खराब हो रहा था तो अपने गंतव्य पे 1 घंटा लेट से पहुंच रही थी, यानी 60 मिनट लेट से पहुंच रही थी। अगर मोटरसाइकिल खराब उक्त स्थान से अगर 30 किलोमीटर आगे होता तो पहले से 12 मिनट पहले पहुंच जाती, यानी अब जो है 48 मिनट की देरी से पहुंच रही है, 48 मिनट की देरी से पहुंच रही है। अब देखिए मोटरसाइकिल जो है खराब होने से पहले स्पीड क्या है, 4s है, यानी a से c की दूरी 4s से तय की होगी, c से d की दूरी भी 4s से मोटरसाइकिल तय की होगी, और d से b की जो दूरी है वो 3s से तय की होगी। अब देखिए हम यहाँ भी एक बिंदु मान सकते हैं d, यहाँ भी हमने एक बिंदु मान लिया d, c से d की दूरी कितना है 30 किलोमीटर, और c से d की दूरी यहाँ भी क्या है 30 किलोमीटर। देखिए जब मोटरसाइकिल खराब हो जा रही है तो 30 किलोमीटर की दूरी अगर 3s की स्पीड से तय कर रही है, और जब मोटरसाइकिल खराब होने से पहले अगर 30 किलोमीटर की दूरी 4s की स्पीड से तय कर रही है तो कितना समय बचा रही है, 12 मिनट का समय बचा रही है। अब देखिए दूरी बराबर है और हमारा यहाँ स्पीड का रेशियो पता है, तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए टाइम का रेशियो क्या होगा, अगर दूरी बराबर है तो स्पीड के रेशियो का अपोजिट, यानी यहाँ हमारा समय क्या हो जाएगा, यहाँ जो समय हो जाएगा ये हो जाएगा 3t, और यहाँ समय क्या हो जाएगा, यहाँ समय हो जाएगा 4t। अब देखिए पहले जो है इस 30 किलोमीटर जाने में 4t का समय लग रहा था, अब जो है इस 30 किलोमीटर जाने में 3t का समय लग रहा है, यानी इसी 30 किलोमीटर की वजह से 12 मिनट का बचत हो रहा है। यानी यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया कि 1t किसके बराबर हो जाएगा, 1t किसके बराबर हो जाएगा, 12 मिनट के बराबर। 1t किसके बराबर हो गया, 12 मिनट के बराबर। तो हमारा 3t किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 3t निकल के आ गया 36 मिनट के बराबर। यानी 36 मिनट में अगर 30 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है मोटरसाइकिल, 36 मिनट में जो है 30 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हम इसे 6 से काटेंगे ये जाएगा 6 मिनट, हम इसे 6 से काटेंगे जाएगा 5 किलोमीटर, हम इसे 10 से गुणा कर लेते हैं यानी 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 60 मिनट जो हो जाएगा हमारा ये 50 किलोमीटर, यानी हमारा जो स्पीड निकल के आ गया, हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 50 किलोमीटर पर घंटा। हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 50 किलोमीटर पर घंटा हमारा स्पीड निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि जिस स्थान पे यानी ए से सी की दूरी निकालना था, कि जिस स्थान पे मोटरसाइकिल खराब हुई थी उस स्थान की शुरुआत से हमें दूरी निकालना है, यानी हमें ए से सी की दूरी निकालना है। तो देखिए अगर हम सी से बी की दूरी अगर निकाल लें तो हम टोटल दूरी में से अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर 30 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रहा है, 30 किलोमीटर आगे अगर मोटरसाइकिल खराब हो रही है तो 12 मिनट का बचत हो रहा है। 30 किलोमीटर आगे अगर 30 किलोमीटर अगर आगे खराब हो रहा है तो कितना बचत हो रहा है, 12 मिनट का बचत हो रहा है, 12 मिनट का बचत हो रहा है। तो अगर हमें पूरे 60 मिनट का बचत कराना है तो मोटरसाइकिल कितने आगे खराब होगी, अगर हमें 60 मिनट का बचत कराना है तो मोटरसाइकिल कितने आगे खराब होगी, यानी अगर हम इस साइड 5 से गुणा कर रहे हैं तो हम इस साइड भी 5 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर यहां से सी से बी की दूरी हमारा क्या निकल के आ गया 150 किलोमीटर, और टोटल दूरी क्या है, टोटल दूरी जो है हमारा 230 किलोमीटर है। तो यानी यहां से हमारा ए से सी की दूरी निकल के आ जाएगा, ए से सी की जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी में से अगर हम सी से बी की दूरी जो हमारा 150 किलोमीटर निकल के आया है माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, यानी 230 माइनस का 150, 230 में से हम 150 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 80 किलोमीटर। यानी 80 किलोमीटर चलने के बाद मोटरसाइकिल जो है पहले खराब हुई थी, 80 किलोमीटर चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हुई थी, और मोटरसाइकिल का स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक मोटरसाइकिल सवार को ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, फिर वह अपने प्रारंभिक चाल की 3/4 चाल से चलता है, जिससे बी पर 1 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और चलने के बाद खराब हुई होती तो वह पहले से 12 मिनट पहले पहुंच जाता, तो
शुरुआत से वह दूरी ज्ञात करें जहां मोटरसाइकिल खराब हुई थी और चाल भी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, मोटरसाइकिल की जो है चाल निकालना है और वह दूरी निकालना है जहां मोटरसाइकिल खराब हुई थी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दो बिंदु दिया हुआ है ए से बी। ए से बी का हमें दूरी कितना दिया हुआ है, 230 किलोमीटर। हमें दूरी कितने हुए दिया हुआ है, 230 किलोमीटर। एक निश्चित दूरी चलने के बाद हमने इस बिंदु को मान लिया कि जिस निश्चित दूरी चलने के बाद यानी जिस बिंदु पे मोटरसाइकिल खराब हो रही है उस बिंदु को हमने मान लिया सी, यानी सी पे मोटरसाइकिल खराब हो रही है और मोटरसाइकिल खराब होने के बाद उसका स्पीड जो है प्रारंभिक स्पीड का 3/4 गुना हो गया। यानी पहले स्पीड अगर उसका 4s होगा तो अब उसका स्पीड कितना हो गया, 3s। यानी खराब होने से पहले 4s के स्पीड से मोटरसाइकिल ए से सी की दूरी तय की। उसके बाद सी से जो है बी की दूरी 3s के स्पीड से तय कर रही है, जिसके कारण अपने गंतव्य पे 60 मिनट की देरी से यानी 1 घंटा की देरी से पहुंच रही है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस स्थान पे मोटरसाइकिल खराब हो रही है यानी जिस स्थान पे खराब हो रही है उससे अगर 30 किलोमीटर आगे खराब होती तो पहले के अपेक्षा 12 मिनट पहले पहुंच जाती। यानी पहले जो है 60 मिनट की देरी से पहुंच रही है, अब जो है 12 मिनट पहले यानी 48 मिनट की देरी से पहुंच जाती। कब, जब 30 किलोमीटर आगे उक्त स्थान से 30 किलोमीटर आगे जो है मोटरसाइकिल खराब होती। यानी सी से हम इस बिंदु की दूरी क्या है, 30 किलोमीटर, यानी इस बिंदु को हमने मान लिया डी। यानी डी पे अगर मोटरसाइकिल खराब होती सी से 30 किलोमीटर आगे तो 48 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पे व्यक्ति पहुंचता। अब देखिए मोटरसाइकिल जो है खराब होने से पहले स्पीड क्या है, 4s है। यानी यहां भी सी से डी की दूरी 30 किलोमीटर जो है 4s के स्पीड से तय करेगा। अब डी से बी की जो दूरी है 3s के स्पीड से तय करेगा। अब देखिए यहां भी हमने डी बिंदु को मान लिया, यानी सी से डी की दूरी क्या है, 30 किलोमीटर। लेकिन सी से बी का जो दूरी है वो टोटल दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है, पहले 3s के स्पीड से तय कर रहा है। यानी हमने मान लिया कि सी से डी की भी दूरी जो है 3s के स्पीड से तय कर रहा है और यहां से सी से डी की दूरी क्या है, 30 किलोमीटर है। अब देखिए बराबर दूरी, यहां से सी से डी की दूरी 30 किलोमीटर पहले जो है खराब जब हो गया मोटरसाइकिल तो 3s के स्पीड से जा रहा है, और जब बढ़िया है तो सी से डी की दूरी 30 किलोमीटर 4s के स्पीड से जा रहा है, जिसके कारण पहले जो है 12 मिनट ज़्यादा लग रहा था, अब जो है 12 मिनट कम लग रहा है। अब देखिए अगर बराबर दूरी दिया हो और हमें स्पीड का रेशियो पता हो तो हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड का रेशियो क्या है, 3:4 है, तो हमारा समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। यानी खराब होने पे अगर 30 किलोमीटर की दूरी सी से डी की दूरी तय करने में अगर 4t का समय लग रहा है तो खराब होने से पहले जो है, खराब होने के बाद जो है 4t का समय लग रहा है, तो खराब होने से पहले कितना लग रहा है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में, 3t का समय लग रहा है। यानी समय यहाँ कितना कम लग रहा है, पहले के अपेक्षा कितना कम लग रहा है, 1t कम लग रहा है, 1t कम लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 12 मिनट कम लग रहा है। यानी 1t किसके बराबर हो गया, 12 मिनट के बराबर, तो हमारा 3t निकल के आ जाएगा। 3t किसके बराबर हो जाएगा, 36 मिनट के बराबर। अब देखिए 36 मिनट में जो है खराब होने से पहले व्यक्ति मोटरसाइकिल से 36 मिनट में जो है 30 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं कि 36 मिनट में अगर 30 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है तो 6 मिनट में कितना तय करेगा, 5 किलोमीटर की दूरी, तो 60 मिनट में कितना तय करेगा, 50 किलोमीटर की दूरी। तो हमारा स्पीड यहाँ से निकल के आ गया 50 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था कि जिस स्थान पर मोटरसाइकिल पहली बार खराब हुई थी उस स्थान की शुरुआत से दूरी निकालना था, यानी ए से सी की दूरी निकालना है। तो अगर हम सी से बी का दूरी अगर निकाल लें तो हम यहाँ से टोटल दूरी में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ए से सी का दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम सी से बी का दूरी कैसे निकाल सकते हैं। अगर जो है 30 किलोमीटर आगे मोटरसाइकिल खराब हुआ होता तो 12 मिनट का बचत हो रहा है। अगर पूरे के पूरे हमें 60 मिनट का बचत कराना है तो मोटरसाइकिल कितना आगे खराब होना चाहिए। अगर 30 किलोमीटर आगे खराब हो रहा है तो 12 मिनट का बचत हो रहा है, तो पूरे के पूरे अगर हमें 60 मिनट का बचत कराना है तो मोटरसाइकिल कितना आगे खराब होना चाहिए। यानी 30 किलोमीटर 12 मिनट के बराबर है, तो 60 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 150 किलोमीटर के बराबर। यानी 150 किलोमीटर, यानी अपने गंतव्य पे पूरे के पूरे 60 मिनट अगर हमें बचाना है तो मोटरसाइकिल अपने गंतव्य पे जाके खराब होती। यानी सी से बी का दूरी हमारा क्या निकल के आ गया, 150 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना था, ए से सी की दूरी, यानी जिस स्थान पे मोटरसाइकिल खराब हुई थी उस स्थान की दूरी निकालना था। तो अगर हम टोटल ए से बी की जो दूरी हमारा 230 किलोमीटर दिया हुआ है, हम उसमें से 150 किलोमीटर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम 230 में से 150 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 80 किलोमीटर। यानी मोटरसाइकिल
शुरुआत से 80 किलोमीटर की दूरी पे खराब हुई थी और मोटरसाइकिल का स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।